गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 34। तो यानी कि इससे पहले 33 प्रैक्टिस सेट बड़े बेहतरीन तरीके से अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं पूरे करवा चुका हूं। अगर कोई भी साथी, कोई भी स्टूडेंट हमारा नया आया है तो वो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकता है हमारी प्रीवियस 33 क्लासों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए प्यारे साथियों, अपने इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि जो सतलुज यमुना नहर का विवाद है ये किस राज्य के साथ है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ये जो सतलुज यमुना नहर है इसके बारे में आज आपको पता है हरियाणा का 2023-24 का बजट भी पेश हो चुका है और वहां पर भी इसका जिक्र किया है। तो बजट की जो क्लास है उसको कल करवा दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, सतलुज यमुना जो विवाद है ये कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे ये पंजाब और हरियाणा के बीच में है। किसके साथ है? पंजाब और हरियाणा के साथ है। अब देखो, अगर नहरों की बात करें तो आपसे पूछ सकता है जो सतलुज और यमुना नहर लिंक है कौन सा, सतलुज यमुना जो लिंक है मेरा भाई, इसकी कुल लंबाई पूछ सकता है। इस लिंक की कुल लंबाई आपसे पूछ सकता है, वो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसकी हरियाणा में लंबाई कितनी है, हरियाणा में कुल लंबाई है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से अगर बात करें तो हरियाणा में बहुत सारी नहरें हैं और उनसे भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं गुड़गांव नहर की, तो इसके बारे में आपको आंसर करना है। गुड़गांव नहर के साथ साथ अगर बात की जाए लोहारू नहर की, कौन सी, लोहारू जो नहर है इसके बारे में आप आंसर करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक भिवानी नहर आती है, कौन सी नहर आती है, भिवानी नहर, इसके बारे में आप आंसर करेंगे। और एक हमारे पास आती है कौन सी, जूई नहर के नाम से। कौन सी नहर मेरे भाई, जूई नहर के नाम से। और एक आती है जवाहरलाल नेहरू नहर, कौन सी, जवाहरलाल नेहरू नहर है। इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर देंगे। चलिए अन्य के बारे में आप आंसर कीजिए। देखो मेरे भाई, अगर मैं सतलुज यमुना लिंक की बात करूं तो इसकी जो लंबाई है वो 212 किलोमीटर रहने वाली है। इसकी लंबाई कितनी रहेगी, 212 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा में इसकी लंबाई है 91 किलोमीटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद गुड़गांव नहर की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये कहां से निकाली गई है, आप कहेंगे यमुना नदी से। कौन सी नदी से मेरे भाई, यमुना नदी से। और यमुना नदी से इसको कहां से निकाला गया, किस बैराज से, तो आप कहेंगे ओखला बैराज से, जो कि आपका दिल्ली में रहेगा। दिल्ली के ओखला बैराज से ही गुड़गांव नहर को निकाला गया है। और ध्यान रखेंगे आपसे यह पूछा जाएगा कि दक्षिण हरियाणा में सिंचाई किस नहर के माध्यम से की जाती है, तो दक्षिण हरियाणा के लिए सिंचाई हो जाएगी कौन सी, गुड़गांव नहर हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे कितनी भूमि सिंचने का काम करती है, तो 3 लाख हेक्टेयर भूमि, कितनी, 3 लाख हेक्टेयर भूमि इसको सिंचने का काम करती है गुड़गांव नहर हरियाणा की। और यह हरियाणा के किन किन जिलों में सिंचाई करती है, तो आप गुरुग्राम का नाम कर दोगे, किसका, गुरुग्राम। गुरुग्राम के साथ साथ है फरीदाबाद, और उसके बाद 2 जिले और पड़ेंगे हमारे, एक तो नूह और एक कौन सा रहेगा, पलवल। तो आपसे इन जिलों के नाम देख के भी ये पूछ सकता है मेरे भाई कि इन जिलों में जो सिंचाई की जाती है ना वो किस नहर से की जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुड़गांव नहर से। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से मैंने बताया था अपने हरियाणा की 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचने का काम करती है कौन सी नहर है, तो वो बाखड़ा नहर हो जाएगी। हरियाणा की 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचने का काम करती है पश्चिमी यमुना नहर। और हरियाणा के लगभग जो हमारे 3200 जो गांवों की जो जमीन है उसको सिंचने का काम करता है खिलानवाड़ा खोल बांध यमुना नगर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद लोहारू नहर की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये कहां पर स्थित रहेगी, भिवानी में, बाखड़ा नहर से इसको निकाला गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका दूसरा नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कौन सी नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे इंदिरा नहर के नाम से जाना जाएगा कौन सी, लोहारू नहर को। ठीक है, एक बार तो पेपर में इसकी लंबाई पूछ ली थी, और ध्यान रखेंगे इसकी लंबाई हो जाएगी 225 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 225 किलोमीटर। उसके बाद भिवानी नहर पे आ जाओ। भिवानी नहर का दूसरा नाम ध्यान रखेंगे मेरे भाई, भिवानी नहर को बीएन चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है। किस नहर के नाम से, बीएन चक्रवर्ती नहर के नाम से। बीएन चक्रवर्ती
चक्रवर्ती कौन थे? हरियाणा के ऐसे राज्यपाल जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। हरियाणा के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल बहुत ही लंबा रहा है। हरियाणा के सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो बीएन चक्रवर्ती, जो कि कब से लेके कब तक रहे थे? 1967 से लेके 1976 तक है। और ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं। कौन है? बीएन चक्रवर्ती। इसी बीएन चक्रवर्ती के नाम पर हरियाणा में एक नहर रहेगी जिसका नाम होगा क्या? भिवानी नहर। ठीक है मेरे भाई। और इसके बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे? इसकी टोटल लंबाई 220 किलोमीटर है। कितनी हो जाएगी? 220 किलोमीटर। जूही नहर की मेरे भाई अगर बात करें ना, तो ध्यान रखेंगे इस जूही नहर का नाम दूसरा क्या हो जाएगा? तो इसको बंसीलाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बंसीलाल। और एक बार तो पेपर में यह पूछ लिया था इसका नाम बंसीलाल कब किया गया था? तो मेरे भाई वो 2008 में। कब किया गया बंसीलाल नाम इसका? 2008 में। कौन सी नहर का? जूही नहर का। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 170 किलोमीटर। कितनी? 170 किलोमीटर। तो मेरे भाई ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन डाटाओं को आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, क्योंकि पेपर में एक एक नंबर की लड़ाई है और एक भी नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। उसके बाद हमारी आती है जवाहरलाल नेहरू नहर। और ध्यान रखेंगे जो जवाहरलाल नेहरू नहर है ना मेरे भाई, इसको महेंद्रगढ़ नहर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? महेंद्रगढ़ नहर के नाम से। और आपसे ये पूछेगा इसमें पानी छोड़ने का काम कब किया गया था? तो आप आंसर करेंगे जी 1976। कब किया गया था? 1976। 1976 में पानी तो छोड़ दिया था, लेकिन महेंद्रगढ़ के जो लोग थे उनको इसके महत्व, इस नहर के महत्व, इसकी उपयोगिता के बारे में नहीं पता था। लेकिन ध्यान रखेंगे जब 1987 का समय आया तो 1987 में पड़ गया सूखा, यानी कि जो खरीफ की फसल आपको पता है टोटल हमारी मानसून के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन 1987 में जो है बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, जिससे जो खरीफ की फसल है वो बर्बाद होने के कगार पर थी। और ध्यान रखेंगे 1987 में पहली बार इसके महत्व का पता लगता है। समझ गए? तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि भाई कौन सी नहर है जिसने महेंद्रगढ़ की जो खरीफ की फसल है उसको सूखने से बचाया था? तो वो हमारी कौन सी? जवाहरलाल नेहरू नहर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे वो जवाहरलाल नेहरू नहर हो जाएगी, जिसको महेंद्रगढ़ नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद बात आती है कि हरियाणा में नहरों का नगर किसे कहा जाएगा? क्या मेरे भाई? हरियाणा में नहरों का नगर। तो ये क्वेश्चन तो आपको रट चुका होगा ना, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर देंगे कि हरियाणा में नहरों का नगर किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई नहरों का नगर आप बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे नहरों का नगर किसे कहा जाएगा? तो वो होगा हमारा टोहाना। कौन सा होगा? टोहाना। टोहाना कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे फतेहाबाद, पिंक सिटी फतेहाबाद। क्योंकि आपको पता है ना भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर जो कि सतलुज नदी के ऊपर बांध बना के निकाली गई, हरियाणा के आजिमगढ़ गांव टोहाना से ही तो प्रवेश करती है। और इसी भाखड़ा नहर से बहुत सारी शाखाएं निकाली गई, इसलिए टोहाना को क्या कहा जाता है? नहरों का नगर कहा जाता है मेरे भाई। ध्यान रखेंगे, समझ गए? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दो ब्रांच ध्यान रखेंगे भाखड़ा नहर की। एक ब्रांच आती है जिसको हमें नरवाना ब्रांच के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, किसके नाम से? नरवाना ब्रांच के नाम से। और दूसरी ब्रांच भाखड़ा नहर से निकाली गई जिसका नाम होगा बरवाड़ा ब्रांच। ठीक है मेरे भाई, तो ये दो महत्वपूर्ण ब्रांचें पेपर में पूछी जाती है और कई बार पेपर में पूछी भी गई है। कौन कौन सी? तो एक तो हमारी नरवाना और एक कौन सी? बरवाड़ा। ठीक है, इसकी क्षमता पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। और ध्यान रखेंगे नरवाना ब्रांच की जो क्षमता है पानी की वो हो जाएगी 2700 क्यूसिक। ठीक है जी, 2700 क्यूसिक है ये क्षमता हो जाएगी। क्यूसिक क्या होता है? तो आप ध्यान रखेंगे क्यूसिक एक इकाई होती है जो कि बहते हुए पानी को मापती है। ठीक है, क्यूसिक क्या होती है? बहते हुए पानी को मापने की इकाई को ही हम क्यूसिक कहते हैं। उसके बाद 1700 क्यूसिक क्या हो जाएगी मेरे भाई? जो बरवाड़ा ब्रांच है इसकी हो जाएगी क्या? क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मेरे साथ चीजों को पढ़ते चलिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता है? ठीक है जी, तो आपको पता है पनघट चाली पानी ने, और ये जो है ये किसके बारे में बताता है? श्रृंगार के बारे में बताता है। किसके बारे में? श्रृंगार के बारे में बताता है। तो पनघट में कौन से रस की प्रधानता होगी? श्रृंगार रस की प्रधानता होगी मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कल ही मैं इसके बारे में बात कर रहा था और आज ही क्वेश्चन आ गया हमारा असहयोग आंदोलन का।
था। तो कल मैंने भारत के पैमाने पे बात की थी, तो उस समय पे भी आपको बताया था मैंने आपसे, याद है कि नहीं है आपको, कि 1920 से लेके 22 तक चला था कौन सा आंदोलन है? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे वो था असहयोग आंदोलन। तो ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920। लेकिन इतने से काम बनेगा नहीं, ठीक है, और भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि मेरे भाई 15, 16 और 17 ये डेट ध्यान रखेंगे, पहले समझ गए। और ये महीना था जो अब चल रहा है, फरवरी का महीना, ठीक है, 15, 16, 17 फरवरी। और उसके बाद बात थी कब की? 1920 की, समझ गए, कब की बात थी? 1920 की। और ध्यान रखेंगे 15, 16, 17 असहयोग आंदोलन के दौरान आपसे पूछेगा महात्मा गांधी हरियाणा में सबसे पहले कहां पर आए थे? तो मेरे भाई वहीं पे तो अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। और महात्मा गांधी 15 फरवरी को सबसे पहले पहुंचते हैं कहां पर? भिवानी में, ठीक है, कहां पर? भिवानी में। 16 को रोहतक के कलानौर में पहुंचते हैं, ध्यान रखेंगे, कलानौर। और 17 को पहुंचते हैं रोहतक। और ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का स्पीच पूछा जाएगा, महात्मा गांधी ने अपना भाषण कहां से दिया था? तो मेरे भाई सभी जानते हैं ना, गौकर्ण का तालाब। तो ध्यान रखेंगे 17 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान गौकर्ण के तालाब से, गौकर्ण का जो तालाब है, यहीं से महात्मा गांधी ने हरियाणा में क्या दिया था मेरे भाई? भाषण दिया था, समझ गए। अब इतना पढ़ लिया तो इतने से भी आपका काम नहीं चलेगा, और भी याद रखना है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो असहयोग आंदोलन का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। तो आपको बताना है हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जिसने क्या किया मेरे भाई? तो ये जो असहयोग आंदोलन है ना, इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया, ठीक है। एक दो चीजें यहां पे मिस हो जाती है ना, तो उसकी आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मैंने बता दिया ना, असहयोग का क्या किया है? विरोध किया है, वो एकमात्र व्यक्ति थे, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट पैदा हो जाएंगे, और जो जो डाउट आपके दिमाग में पैदा होते हैं उन्हीं का सॉल्यूशन मेरी अगली लाइन में होगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, आपके दिमाग में क्या आया होगा कि जी ऐसा भी था कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। और इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती के दौरान क्या हुआ था? सेना में जो भर्ती है ना, उसका समर्थन किया था, किसने किया था? सेना में भर्ती का क्या मेरे भाई? समर्थन किस व्यक्ति ने किया था? और एक हरियाणा में ऐसे भी व्यक्ति थे जिसने पहला विश्व युद्ध, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान क्या किया था? सेना में भर्ती का विरोध किया था। सेना भर्ती का क्या किया था? विरोध किया था। यहां पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, सेना भर्ती का मतलब यहां पे ये है। तो आपको पता है बड़ी बड़ी शक्तियां लड़ रही थी दूसरे विश्व युद्ध में, और जो ब्रिटेन था उसने ये कहा था कि भाई भारत अगर पहले विश्व युद्ध में हमारा साथ देता है तो हम भारत को क्या बना देंगे? डोमिनियन स्टेट बना देंगे भारत को। भारत की जो सत्ता है वो भारत के लोगों को सौंप दी जाएगी। इस बात का आश्वासन देख के भारत को किसमें शामिल कर दिया था? किसमें झोंकने का काम किया था अंग्रेजों ने मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों ने भारत को झोंक दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। और कुछ हरियाणा के ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में इस अंग्रेजों की जो सेना है इसमें हरियाणा के लोगों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहन किया था, प्रोत्साहित किया था। लेकिन हरियाणा के कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने इस चीज का विरोध किया था। और भारत की बात करूं तो महात्मा गांधी ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का क्या किया था भाई? समर्थन किया था, ठीक है। उसके बाद एक आंदोलन हुआ था हरियाणा में 1952 में, क्योंकि हरियाणा पंजाब का हिस्सा था तो हम इसको पंजाब का आंदोलन बोल सकते हैं। और वो आंदोलन कौन सा था? मुजारा आंदोलन। तो आपसे कहेगा मुजारा आंदोलन में हरियाणा के किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था? हरियाणा का किस व्यक्ति इस आंदोलन से संबंधित था? और ये आंदोलन कब हुआ था मेरे भाई? 1952 मुजारा आंदोलन है, इसके बारे में आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है जी। समर्थन किसने किया, विरोध किसने किया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या ध्यान रखेंगे? हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का पहला, प्रथम वह सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। कुछ तो आपको अलग सीखने को मिल रहा होगा यहां से। देखो मेरे भाई, अब फटाफट इनके आंसर कर लेते हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था वो हमारे सर छोटू राम थे, गढ़ी सापला से। 24 नवंबर 1881 में जन्म हुआ था। कौन? छोटू राम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना भर्ती का समर्थन करने वाले नेकीराम शर्मा थे।
कौन थे मेरे भाई? तो उनका नाम था नेक्कीराम शर्मा। नेक्कीराम शर्मा केलंगा भिवानी से संबंधित हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना भर्ती का विरोध करने वाले, अच्छा भर्ती का समर्थन नहीं, विरोध किया था मेरे भाई। एक मिनट यहाँ पे छोटी सी, ओहो एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, इसको मैं एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूं। अरे मिट जा मेरे भाई। देखो जी, इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती का विरोध किसने किया था? तो वो हमारे नेक्कीराम शर्मा थे। कौन थे? नेक्कीराम शर्मा थे। जबकि समर्थन की बात करूं तो वो एक सांगी थे जिनका नाम था दीपचंद बहमन, जिसको हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास के नाम से जाना जाता है। इसने अपने स्वांग के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को किसमें शामिल होने के लिए, सेना में शामिल होने के लिए क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। ध्यान रखेंगे 1952 मुजारा आंदोलन। तो भाई मुजारा आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये कृषि के स्वामित्व को लेकर था। किसके लिए था? कृषि स्वामित्व को लेकर था। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को समर्थन करने वाले, इसका नेतृत्व करने वाले थे ताऊ देवीलाल। ठीक है, तो ताऊ देवीलाल का नाम ध्यान रखेंगे। और हरियाणा का प्रथम एवं सबसे बड़ा जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ है वो मेरे भाई और कोई नहीं, नेक्कीराम ही थे। ठीक है, तो नेक्कीराम शर्मा का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। ये हरियाणा का पहला स्वतंत्रता सेनानी और सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी है वो हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैप्टन अभिमन्यु, तो भाई साहब प्रीवियस ईयर का है। अब तो ये किसी भी पद के ऊपर नहीं है, मतलब कि विधायक नहीं है ये अब। ठीक है, और ये विधायक नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन है आप देख रहे हो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है, जो हरियाणा की कैबिनेट मंत्री है, उन मंत्रियों के नाम, उनके मंत्रालय और उनका विधानसभा क्षेत्र आपको टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए। तो कुछ मंत्रियों को हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कौन सा, तो हम बनवारी लाल से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, बनवारी लाल का नाम तो आपने सुना होगा, इसका विधानसभा क्षेत्र बताना है। उसके बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र बताना है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र बता देंगे। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है और उनका नाम है कमलेश ढांडा। कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र है, ये बताने की कोशिश करेंगे। फिर आप मेरे को कमल गुप्ता के नाम बारे में बताएंगे, जो कि शहरी एवं स्थानीय स्वशासन मंत्रालय इसके पास रहेगा। कमल गुप्ता का संबंध हरियाणा के किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसी लाइन में अगर मैं बात करूं तो आप रणजीत चौटाला के बारे में आंसर कर सकते हैं। कौन मेरे भाई? रणजीत चौटाला के बारे में आंसर कर सकते हैं। आप कंवरपाल गुज्जर के बारे में आंसर कर सकते हैं। कौन? कंवरपाल गुज्जर है, ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? इसी प्रकार से हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, इसके बारे में विधानसभा क्षेत्र आप बता देंगे। इसी सीरीज में अगर आगे बात की जाए तो जयप्रकाश दलाल का नाम बता देंगे। किसके बारे में? जयप्रकाश दलाल के बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर और की बात की जाए तो एक आता है कौन? देवेंद्र बबली। ठीक है, तो देवेंद्र बबली का नाम है, ये मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे। देवेंद्र बबली किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? और इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो एक हमारे पास आएगा कौन है? अनूप धानक। कौन आएंगे मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे अनूप धानक। और एक नाम रह गया हमारे पास कौन है? तो वो संदीप सिंह का। ठीक है जी, संदीप सिंह का नाम ध्यान रखेंगे। एक आता है हमारे पास ओम प्रकाश यादव। ठीक है जी मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे किसका? ओम प्रकाश यादव का विधानसभा क्षेत्र। तो इनके विधानसभा क्षेत्र आप याद रख लेंगे तो बहुत हो जाएगा। देखो जी, बनवारी लाल है ना, ये अपने रेवाड़ी की आरक्षित सीट है और वो कौन सी है? बावल हो जाएगी। और इसके पास जो डिपार्टमेंट है वो सहकारिता विभाग रहेगा। दुष्यंत चौटाला की बात करें तो ये उचाना जींद से विधायक होंगे। कहां से? उचाना जींद से विधायक होंगे। और इसके पास बहुत सारे विभाग है, जैसे राजस्व विभाग की बात करें, उद्योग विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें। ठीक है जी, राजस्व आबकारी विभाग की बात करें तो ये सारे के सारे किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास है। इसके पास तीन महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट अनिल विज के पास है। और ध्यान रखेंगे ये कहां से आते हैं, तो आप कहेंगे अंबाड़ा कैंट से। कहां से आते हैं मेरे भाई, तो ये आते हैं अंबाड़ा कैंट से। और इसके पास कौन सा मंत्रालय होगा, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और एक मंत्रालय और ध्यान रखेंगे जो होगा हमारा कौन सा, आयुष मंत्रालय। कमलेश ढांडा की बात करें तो महिला एवं बाल विकास, कौन सा मेरे भाई, महिला व बाल विकास मंत्रालय रहने वाला है इसके पास। याद कर लेंगे, क्या रट लेंगे, ठीक है। कहां से आती है ये, कलायत कैथल से विधायक रहेगी। कमल गुप्ता की बात करें तो मेरे भाई ये हिसार से रहेंगे। डिपार्टमेंट लिखने की मैं टाल ही रखता हूं। ये कहां पर रहेंगे, हिसार में रहेंगे। और इसके पास है हमारा जो शहरी स्थानीय निकाय वाला विभाग हो जाएगा। रणजीत चौटाला रानिया सिरसा से आते हैं। कहां से मेरे भाई, रानिया सिरसा, हमारे ऊर्जा और जेल मंत्रालय रहेगा। कंवरपाल गुज्जर की बात करें तो ये जगाधरी से आते हैं। कहां से, जगाधरी से आते हैं। इसके पास हमारा स्कूली शिक्षा विभाग रहेगा। कौन सा, स्कूली शिक्षा विभाग। जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग की बात करें तो वो हमारे परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जो कि बल्लभगढ़ से विधायक हैं, इसके पास कौन सा विभाग होगा, स्कूली शिक्षा विभाग। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री, हरियाणा के वन मंत्री, हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कौन, कंवरपाल गुज्जर। मनोहर लाल के बाद तो आपको पता है कि बचे हुए बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण है आज मनोहर लाल खट्टर ने अपनी विधानसभा में बजट भी पेश कर दिया है। तो वित्त मंत्रालय रहेगा। और करनाल से विधायक होंगे। कहां से विधायक होंगे, तो आप कहेंगे जी ये करनाल से विधायक है। कहां से होंगे ये, तो ध्यान रखेंगे, अरे चल जा मेरे भाई, करनाल से विधायक होंगे, ठीक है। तो ये होंगे मेरे भाई कहां से, करनाल से विधायक। इसी प्रकार जयप्रकाश दलाल की बात करें तो ये लोहारू से विधायक रहेंगे। कहां से, लोहारू से। हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री हैं जेपी दलाल। और लोहारू क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट। देवेंद्र बबली टोहाना फतेहाबाद। कहां से मेरे भाई, टोहाना फतेहाबाद। और इसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय रहेगा। किसके पास है, तो ये रहेगा हमारे देवेंद्र बबली के पास, जो पंचायत वाला विभाग है वो। उसके बाद अनूप धानक की अगर बात की जाए तो उकलाना से होंगे। कहां से होंगे ये, उकलाना हिसार से होंगे। उकलाना हिसार की आरक्षित सीट है, ये भी ध्यान रखेंगे, समझ गए। रणबीर सिंह गंगवा के बारे में बताया था कल, नलवा हिसार से विधायक रहेंगे, जो कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। जबकि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर पंचकुला से विधायक रहेंगे कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता का नाम ध्यान रखेंगे। और जो प्रोटेम स्पीकर था उसका नाम बताया था बेरी झज्जर से रघुवीर सिंह। खाद्यान्न प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, वो भी पूछे जा सकते हैं। संदीप सिंह की बात करें तो मेरे भाई पेहोवा से विधायक रहेंगे, कुरुक्षेत्र से। ओम प्रकाश यादव की बात करें तो नारनौल विधानसभा सीट जो कि महेंद्रगढ़ में आती है। और ध्यान रखेंगे कि जो जो कि महेंद्रगढ़ जिला है, इसमें कोई भी हमारी क्या नहीं है, आरक्षित सीट। फरीदाबाद में कोई आरक्षित सीट नहीं, पंचकुला में कोई आरक्षित सीट नहीं है, नूह में कोई आरक्षित सीट नहीं है। और चरखी दादरी हरियाणा में 5 जिले ऐसे हैं मेरे भाई जहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आप चीजों को बस मेरे साथ पढ़ते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा राजमार्ग नंबर 1 पर सबसे लंबा ऊपरगामी जो पुल है वो किस नगर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी कर देंगे, लेकिन ये अपडेट हो चुका है। और अपडेट क्या हुआ है इसका, NH 44 हो चुका है मेरे भाई। ये कौन सा, NH 44। सबसे पहले यहां पे नेशनल हाईवे की बात हुई है, तो आप मेरे को बताएंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पे रहने वाला है। उसके बाद आप मेरे को ये बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी जो स्थापना है ना, ये कब हुई थी ये बताएंगे। उसके बाद स्टेट हाईवे के नाम सुना है आपने, और जो स्टेट हाईवे का काम करता है कौन सा डिपार्टमेंट करता है, और उसकी स्थापना कब हुई थी ये मेरे को बता देंगे। उसके बाद आप किसके बारे में बताएंगे मेरे को, जैसे पीर नौगज्जा की दरगाह के बारे में आप जानते होंगे सभी, पीर नौगज्जा की दरगाह, इसके बारे में आंसर कर देंगे ये कहां पर रहेगी। उसके बाद भाई साहब पीपड़ी कहां पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में। और ध्यान रखेंगे ये पीपड़ी है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। पीपड़ी चिड़ियाघर भी है, एक पैराकीट करके है, ठीक है, क्या है, पैराकीट करके, ये एक पर्यटक स्थल है, और ये भी पीपड़ी कुरुक्षेत्र में रहेगा, पैराकीट करके। उसके बाद एक आती है हमारे पास करण झील। करण झील कहां पर रहने वाली है, तो मेरे भाई करनाल में रहने वाली है। कौन सी झील, करण झील। एक आएगी हमारे पास डबचिक झील। कौन सी झील, डबचिक झील, और ये भी आपकी कहां पर रहेगी, तो
ये होडल पलवल में रहेगी। कहां पे रहेगी मेरे भाई? होडल पलवल में रहेगी। अब इन सारों को मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये सारे के सारे हमारे एनएच हाईवे संख्या नंबर 44 पर स्थित रहेंगे। ये पर्यटक स्थल कहां पे है? तो आप कहेंगे एनएच संख्या नंबर 44। उसके बाद एनएचएआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो मेरे भाई ये नई दिल्ली में रहने वाला है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 को। जो हमारे स्टेट के राज्य के हाईवे होते हैं ये एसपीडब्ल्यूडी स्टेट का जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसके अधीन आते हैं। और ध्यान रखेंगे इनकी जो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1973 में हुई थी मेरे भाई। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। समझ गए? तो ये जो एनएच 44 है मेरे भाई, इसमें जो सबसे बड़ा पुल है ना वो आपका पानीपत में रहने वाला है। कहां पर? पानीपत में। एनएच 44 के बारे में ये ध्यान रखेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है हरियाणा का कौन सा राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग का हिस्सा है? शेरशाह सूरी का कल बताया था ना मैंने आपसे कि जिसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया था, चटगांवा से लेके पेशावर तक उसी का हिस्सा रहेगा एनएच 44। अब देखो कुछ चीजें मेरे को और याद आ रही हैं, वो डाउट भी आप यहीं पे क्लियर कर लेंगे। जैसे कि महम की 24सी आपने पढ़ी है और खूब पढ़ी है, ठीक है? कौन सी? महम की 24सी कहां पर रहेगी? महम में रहेगी, रोहतक में रहेगी। कहां पर रहेगी ये? महम रोहतक में रहेगी। इसी प्रकार से स्थल बोहर का बाबा मस्तनाथ स्थल बोहर मठ का नाम सुना होगा। ये मठ आपका कहां पे रहेगा? रोहतक में रहेगा। आपने तिलियार झील का नाम सुना होगा। कौन सी? तिलियार झील। ये भी कहां पर रहेगी? रोहतक में रहेगी। इसी प्रकार से ब्लू बर्ड का नाम सुना होगा। और ये जो ब्लू बर्ड है ये आपका कहां पर रहेगा मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे ये हिसार में रहेगा। कहां पे रहेगा? हिसार में। इनके बारे में मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे भाई ये किसका हिस्सा हो जाएंगे आपके? तो आप कहेंगे जी ये जो आपने लिखे हैं कुछ पर्यटक स्थल जो बताने की कोशिश की है ये हमारा नेशनल हाईवे संख्या 9 का हिस्सा रहेंगे। किसका? नेशनल हाईवे संख्या 9 पर स्थित होंगे। समझ गए मेरे भाई? पीर नौगज्जा की दरगाह अंबाड़ा में रहेगी। ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये नेशनल हाईवे संख्या कितने का हिस्सा रहेंगे? 9 का हिस्सा रहेंगे। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो मेरे भाई, उसके बाद आता है सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का को निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है? हो गई जय। बताओ किसके बारे में? शेखावटी ब्रह्मचार्य, ठीक है? और इस आश्रम की स्थापना बता देता हूं मैं, कभी पेपर में स्थापना पूछ ली जाए। इसकी आश्रम की स्थापना 1968 में हुई थी मेरे भाई। 1968 जब हमारा जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी उसी साल इसकी भी स्थापना हुई थी 1968 में। ध्यान रखेंगे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो संस्थापक हुए हैं वो हमारे तत्कालीन भारत के गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा जो कैथल से सांसद होते थे। तो ध्यान रखेंगे शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना 1968 में हरियाणा के भिवानी जिले में। कौन सा जिला आएगा? भिवानी जिला आएगा। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे आता है कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? कल इसके बारे में, मंदिरों के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज और कुछ नए मंदिर हरियाणा के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे को बताएंगे रूडमल मंदिर हरियाणा के किस जगह पे रहेगा? कौन सा रूडमल मंदिर है? इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे भाई श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर, ये भी कई बार पेपर में आया है। श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर है ना मेरे भाई, दिगंबर जैन मंदिर, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगा ये बताएंगे। एक मेरे को एकलव्य मंदिर के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? एकलव्य मंदिर के बारे में। ये हरियाणा के किस जिले में रहेगा? एक आता है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, 2021 में पूछा गया था, भीमकुंड मंदिर हरियाणा के किस जिले में? और ये प्रॉपर जगह से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद भगवान परशुराम, ठीक है? और ये जो भगवान परशुराम का मंदिर है ना ये तो एकमात्र देश में एकमात्र मंदिर रहेगा। भगवान परशुराम का मंदिर है, ये पूरे देश में एक ही मंदिर है और ये अपने हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? किसका? परशुराम का मंदिर। इसी प्रकार से आदित्य मंदिर की बात करें तो ये कहां पर रहेगा? कौन सा मंदिर मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे आदित्य मंदिर के बारे में, ये कहां पर स्थित होगा?
उसके बाद एक कार्तिकेय मंदिर आता है हरियाणा में। कौन सा? कार्तिकेय मंदिर। ये हरियाणा में कहां पर स्थित होगा? इस मंदिर के बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और एक 1100 वर्ष पुराना स्वामी महावीर का मंदिर होगा। ये कहां पे है? ये तो बड़ा खास मंदिर है मेरे भाई। 1100 वर्ष पुराना स्वामी महावीर का मंदिर। इस महावीर के मंदिर के बारे में आप बता देंगे, स्वामी महावीर का मंदिर कहां पे है मेरे भाई? तो देखो अब करते हैं क्वेश्चन फटाफट। देखो भाई, रूडमल मंदिर की बात करें तो ये बेरी गांव झज्जर में रहेगा। कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे बेरी गांव झज्जर, जिसको हरियाणा में मंदिरों के गांव के नाम से जाना जाता है। श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर, ये मेरे भाई हांसी हिसार में रहने वाला है। सबसे पहले आप अब हिसार लिखा गया, वैसे प्राथमिकता देनी है किसको? हांसी को प्राथमिकता देनी है। किसके लिए प्राथमिकता देनी है? तो ये जो हमारा श्री 1008 है। एकलव्य मंदिर, एकलव्य मंदिर खांडसा गुरुग्राम में मेरे भाई। कहां पर? खांडसा गुरुग्राम में स्थित है एकलव्य मंदिर। भीमकुंड मंदिर ये पिंचा खेड़ा में रहेगा। कहां पर? पिंचा खेड़ा में। और ध्यान रखेंगे पंजा खेड़ा हरियाणा के अंबाला जिले में आता है। कौन? पंजा खेड़ा, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद भगवान परशुराम का मंदिर जींद में होने वाला है। कहां पर? जींद में रहेगा। आदित्य मंदिर मेरे भाई कुरुक्षेत्र में रहेगा। और कुरुक्षेत्र का आदित्य मंदिर के लिए वो गांव ध्यान रखेंगे नाम, और उस गांव का नाम है अमीन गांव अभिमन्युपुर, जिसका नाम कर दिया गया है वही अमीन गांव, वही अभिमन्युपुर गांव। महाभारत के युद्ध में 13वें दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में कहां पे मारा गया था? अमीन गांव में मारा गया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कार्तिकेय मंदिर है, ये रोहतक मत कर देना। कार्तिकेय मंदिर ये आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और 1100 वर्ष पुराना स्वामी महावीर का मंदिर कहां पर रहने वाला है मेरे भाई? तो ये रोहतक में रहने वाला है। कहां पे रहेगा? रोहतक में रहेगा, जहां पे औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा कर दिन्नी मस्जिद का क्या करवा दिया था? निर्माण करवा दिया था। तो दिन्नी मस्जिद भी पूछे, वो भी कौन सी होगी? वो भी कहां पे रहेगी? रोहतक में रहेगी, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आप चीजों को बस पढ़ते चले जाइए। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पे गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, वो मंदिर होगा बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर जिसका निर्माण करवाया था कब? 1955 में। और निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? जुगल किशोर थे, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाए तो वो भी बिड़ला मंदिर होगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? तोसाम, विष्णु का अति प्राचीन मंदिर। ध्यान रखेंगे हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? इन क्वेश्चनों को कई बार करवा चुका हूं, लेकिन इसमें डेट आती है और उन डेटों से आप फिर गलत करके आओगे पेपर में, समझ गए? तो एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लोगे मेरे भाई। ध्यान रखेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शीशवाल संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो आप कमेंट में आपको पता है तो आप आंसर भी करते रहिए। शीशवाल के बाद मिताथल का नाम ध्यान रखेंगे। मिताथल के बाद आप राखी गढ़ी का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? राखी गढ़ी का। उसके बाद आप बनावली का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? बनावली का नाम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद आप दक्ष खेड़ा का नाम ध्यान रखेंगे। किसका मेरे भाई? दक्ष खेड़ा का नाम ध्यान रखेंगे। दक्ष खेड़ा के बाद आप कुणाल का नाम ध्यान रखिए। किसका? कुणाल का, यहां पे कंफ्यूज बनेगा। उसके बाद बिरडाना का नाम ध्यान रखेंगे। बिरडाना, बिरडाना के बाद क्या है? लाहौरी राधो, ठीक है मेरे भाई। लाहौरी राधो, लाहौरी राधो ये कहां पर, किस जिले में रहेगा? इसी प्रकार से एक हमारे पास आता है दौलतपुर। ये जो दौलतपुर है ये कहां पर स्थित रहेगा? इसके बारे में आप मेरे को बता देंगे। दौलतपुर क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, एक स्थान आता है बालू के नाम से। कौन सा? बालू के नाम से। और एक स्थान आएगा भगवानपुरा के नाम से। किसके नाम से? भगवानपुरा। एक बार में इतने याद रख लोगे तो काफी है मेरे भाई। अब फटाफट ध्यान दे लेंगे, ठीक है, यहीं पे याद हो जाएंगी चीजें। अब शीशवाल को ध्यान रख लेना, ये 1968 में, और इसकी खुदाई की गई थी डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर डॉक्टर सूरज भान का नाम ध्यान रख लेना। मिताथल आते ही एक साल घटा देना।
और 1 साल घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1967 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1967 हो जाएगा। खुदाई किसने, डॉक्टर सूरजभान ने। राखी गढ़ी का अगर हम जिक्र करें तो ये क्या हो जाएगा, 1963। इसकी खुदाई भी डॉक्टर सूरजभान ने। और ध्यान रखेंगे राखी गढ़ी हरियाणा का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समय का खोजा गया भारत का सबसे बड़ा स्थल, एशिया का सबसे बड़ा टीला कौन सा, राखी गढ़ी हिसार। ध्यान रखेंगे। बनावली की बात करें तो मेरे भाई 1973-74। कब, 1973-74 आर.एस. बिष्ट के द्वारा। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, आर.एस. बिष्ट के द्वारा। दक्ष खेड़ा की बात करें तो ये फरमाना में रहेगा। कहां पर है, फरमाना रोहतक। ध्यान रखेंगे, समझ गए। फरमाना भी अच्छा एक जगह ही है क्या, दक्ष खेड़ा फरमाना मैम। तो ये सारे यहाँ पे रोहतक में। कुणाल की अगर बात करें तो मेरे भाई ये किसके द्वारा, जे.एस. खत्री के द्वारा। किसके द्वारा, जे.एस. खत्री के द्वारा 1986 में खोजा गया था। बिरडाना की बात करें तो बिरडाना को 2003 में खोजा गया था एल.एस. राव के द्वारा। किसके द्वारा, एल.एस. राव के द्वारा, समझ गए। दौलतपुरा की बात करें थानेसर में रहेगा। कहां पे रहेगा, थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। यहीं से हमें मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ध्यान रखेंगे कौन सी मोहरें, मिट्टी की मोहरें हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई, क्वेश्चन ये बनेगा पेपर में। उसके बाद बालू, बालू मेरे भाई हनुमान नगरी कैथल। हनुमान नगरी कैथल। भगवानपुरा की बात करें तो भगवानों का निवास स्थान कुरुक्षेत्र हमारी धर्म नगरी। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। अब एक कंफ्यूज जो आपके एग्जाम में बनता है और वो कंफ्यूज ध्यान दे लेंगे, दूर कर लेंगे। जो हमारा कुणाल और बिरडाना है ना, यहां से कंफ्यूज बनेगा। देखो कुणाल हरियाणा की सबसे प्राचीन बस्ती पूछ ले आपसे और ऑप्शन में कुणाल हो बिरडाना ना हो तो आंसर कुणाल आएगा। लेकिन जब कुणाल और बिरडाना दोनों ऑप्शन में हो और हरियाणा की सबसे प्राचीन बस्ती पूछ ले तो वो कौन सी आएगी, बिरडाना आएगी। समझगा, क्या आएगी, बिरडाना आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि बिरडाना की खोज 2003 में हुई थी। बिरडाना की खोज से पहले हम ये मानते थे कि हरियाणा की सबसे प्राचीन बस्ती कौन सी है, कुणाल। लेकिन जब बिरडाना की खोज की तो पाया ये कुणाल से भी पुरानी बस्ती है। ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये हमारा शीशवाल कहां पे रहेगा, ये आप कहोगे जी ये तो हिसार में है। कहां पे है, हिसार में। मिताथल कहां पे है, भिवानी में है। राखी गढ़ी कहां पे है, हिसार में है। और उसके बाद बनावली कहां पे है, पिंक सिटी फतेहाबाद। कहां पे, फतेहाबाद। दक्ष खेड़ा बता दिया। कुणाल और बिरडाना दोनों के दोनों कहां पे होंगे मेरे भाई, तो ये दोनों मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, इधर। ये दोनों के दोनों रहेंगे आपके फतेहाबाद में। ठीक है जी, फतेहाबाद में। अब समझ आ गया कुछ कि भाई साहब हड़प्पा संस्कृति का स्थल कौन सा नहीं है, फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद का नाम ध्यान रखेंगे। माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में आता है, देखो जी माधोगढ़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। माधोगढ़ एक पर्यटक स्थल है, महेंद्रगढ़ से सतनाली रोड पर स्थित रहेगा माधोगढ़ का किला। और ध्यान रखेंगे मेरे भाई ये जो माधोगढ़ का किला है ना, कहां पे बता दिया, महेंद्रगढ़ में बता दिया। और ये ध्यान रखेंगे इसका निर्माण सवाई माधो के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, राजा सवाई माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। हरियाणा के बहुत सारे किले मैंने आपसे बताए हैं। ठीक है, तो आप मेरे को बताएंगे किसके बारे में, फिरोज का किला हरियाणा में कहां पर रहेगा, फिरोज का किला है ये हरियाणा में कहां पे रहेगा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का किला, फिरोज शाह तुगलक का किला है ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा। उसके बाद भाई उदय सिंह का किला, किसका, भाई उदय सिंह का किला है ये हरियाणा में कहां पर रहेगा। भाई उदय सिंह के किले के बारे में बता देंगे। उसके बाद सर्वाधिक ऊंचाई वाला, सर्वाधिक दरवाजे की ऊंचाई। ठीक है, दरवाजे की सर्वाधिक ऊंचाई का किला कौन सा, दरवाजे की सर्वाधिक जो ऊंचाई है ना मेरे भाई उसका किला है ये हरियाणा में कहां पर रहने वाला है। उसके बाद दरवाजे की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं रानी की खिड़की का किला। क्या कहा, रानी की खिड़की का किला ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद
बुढ़िया का किला, कौन सा? बुढ़िया का जो किला है ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? मटिया का किला हरियाणा में कहां पर स्थित है? कौन सा? मटिया का किला हरियाणा में कहां पर स्थित है? और हरियाणा में एकमात्र कैसा मिट्टी का किला, दोनों में फर्क समझ लेना, एकमात्र मिट्टी का किला है, ये कहां पर स्थित है? इनके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हो, समझ गए? देखो भाई साहब करवाए हुए हैं, एक आधा नया होगा तो इनको आप आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में? फिरोज का किला है, ये कहां पर रहेगा? तो ध्यान रखेंगे फिरोज का किला है ना मेरे भाई, ये आपका हिसार में रहेगा। कहां पर है? हिसार में। फिरोज शाह तुगलक का किला फतेहाबाद में, कहां पर रहेगा? फतेहाबाद में। उसके बाद भाई उदय सिंह का किला 1767 में निर्माण, और ये रहेगा हमारे हनुमान नगरी कैथल में। उसके बाद दरवाजे की सर्वाधिक ऊंचाई, ये रामगढ़ का किला है, पंचकुला, गिनीज बुक में दर्ज है, ध्यान रख लेंगे। रामगढ़ का किला हो जाएगा कौन सा? पंचकुला, गिनीज बुक में दर्ज है। रानी की खिड़की का किला, ये जो कलसिया रियासत के जो शासक थे उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, छछरौली यमुनानगर में रहेगा। कहां पर? छछरौली, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। बुढ़िया का किला, ये भी मेरे भाई यमुनानगर में। कहां पर? यमुनानगर में। सागौर का किला पूछ ले, वो भी कहां पे रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। उसके बाद मटिया का किला, ये पलवल में रहेगा। कहां पर? पलवल में रहेगा। एकमात्र मिट्टी का किला, एकमात्र मिट्टी का किला, हरियाणा में मिट्टी से बना किला, और ये ध्यान रखेंगे कहां पर रहेगा? रानिया में रहेगा। कहां पर? रानिया। इसका निर्माण राजा बीरू राय बीरू के द्वारा करवाया गया था। किसका? तो ध्यान रखेंगे रानी के किले का, समझ गए? रानी के किले का। एक और महत्वपूर्ण किला मेरे को याद आ रहा है, और वो कौन सा होगा? गोपालगिरी का किला, ठीक है? और गोपालगिरी के किले के बारे में तो आप सभी जानते होंगे ना, ये गुरुग्राम में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। किसने? बलबन ने। और बलबन ने हरियाणा में एक और किले का निर्माण करवाया था, जिसको हम जानते हैं डोसी के किले को, ठीक है? डोसी का किला भी किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। इस बात का भी आप क्या रखेंगे मेरे भाई? ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई? बाकी किले पिछली क्लास में और भी कुछ करवाया था मैंने, तो इतने आप ध्यान रखेंगे। किलों को मैं रटवा दूंगा। कर्ण का किला सच्चा, ये पूछ ले आपको, अब इसको गलत करोगे, देना एक बार कमेंट में आंसर देना, कर्ण का किला कहां पर रहेगा, अभी पता लग जाएगा। देखो मेरे भाई, कर्ण का किला पूछ ले, कर्ण का टिला पूछ ले, तो ये हमारा कहां पे रहेगा? थानेश्वर में रहेगा। कहां पे रहेगा? थानेश्वर, कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से बस आपको संयम बनाए रखना है, ठीक है? थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना है। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं, समझ गए? और जब यहां से पूरे का पूरा जो हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा जीके की किसी भी लेखक की आप बुक उठा के देख लेना, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और छूटना नहीं, आप ये देखोगे कि तकरीबन आपको बुक की बुक याद हो गई मेरे भाई। और वैसे आप बुक पढ़ोगे ना तो कभी पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ तो पाओगे लेकिन उनको याद नहीं रख पाओगे। और मैं कहां से लाता हूं? मैं अपने तरफ से चीजें थोड़ी बनाई है। जिन राइटरों ने किताबें लिखी है उन्होंने अपनी तरफ से कुछ थोड़ी लिखा है। सब कुछ है जो अपने पहले की घटी हुई चीजें थी, उन्हीं के जो क्या नाम है ग्रंथ वगैरह थे, वही से कलेक्ट करके पुस्तकें बनती चली गई, ठीक है मेरे भाई? तो सब जो घटनाएं हैं सभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स होता है सभी का, ठीक है? तो अपना भी सोर्स है, वहां से मैं चीजों को बस क्या कर रहा हूं? कनेक्ट कर रहा हूं। और भाई साहब ये यहाँ पे जो आपकी 40 या 50 मिनट की क्लास होती है, इस क्लास के जो पीछे मेहनत लगती है ना, वो काफी लंबे समय की, ठीक है? काफी जो समय है ना वो लगता है इस प्रकार से चीजों को कनेक्ट करने में, ठीक है? तो बुक लिखने से भी ज्यादा मेहनत लग जाती है मेरे भाई इनमें, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बात आती है विवाह में नीम भराई किस अवसर पे होता है। तो देखो भाई, नीम भराई की अगर बात करें तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, समझ गए मेरे भाई? नीम भराई द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, या विदाई के समय, सगाई के समय, या बात के समय पे, ठीक है मेरे भाई? बात के समय पे होती है या सगाई के समय पे? तो नीम भराई है ना मेरे भाई, ये होती है जब दूल्हा है वो द्वार पे पहुंच जाता है, ठीक है मेरे भाई? तो तब क्या होती है? नीम भराई की रस्म होती है। मारकंडा नदी का जो प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है मेरे भाई, ठीक है? देखो मेरे भाई, अगर मैं मारकंडा नदी की बात करूं तो देखो आप सबसे पहले मेरे को क्या बताएंगे
मेरे को आप बताएंगे मारकंडा नदी का उद्गम स्थान, ठीक है जी, किस जिले में बहती है ये पूछ रखा है, लेकिन आप मेरे को उद्गम स्थान बताएंगे, इसका उद्गम कहां से होता है, ठीक है। तो उद्गम में क्या बताओगे आप जी, इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ी से। कहां से? शिवालिक की पहाड़ी से उद्गम होता है। और मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये जो शिवालिक की पहाड़ी है ना, इसमें भी आप एक क्षेत्र का नाम ध्यान रखेंगे जिसको हम कहेंगे नाहन क्षेत्र, ठीक है। और ये नाहन क्षेत्र में एक रहेगा हमारा गांव जिसका नाम है बाराबन गांव, ठीक है। तो आप इन चीजों के बारे में ध्यान रखें, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है यहां से। तो मैं जैसे बता रहा हूं उद्गम, वैसे ध्यान रखेंगे कि इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ी जो कि हमारा नाहन क्षेत्र होगा, वहां पे बाराबन गांव होगा, और एक मंदिर होगा कटासन मंदिर, ठीक है जी, कटासन मंदिर। और श्रेणी होगी जिसको हम कहते हैं धरती धर श्रेणी। कहां? धरती धर श्रेणी। और यहीं से निकलती हमारी कौन सी नदी? तो वो मारकंडा नदी, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि शिवालिक की पहाड़ी और ये अपना जो हरियाणा है ना, उसके कहां से निकलती है ये ना, सॉरी हिमाचल प्रदेश से निकलती है ये। और ध्यान रखेंगे किसके बारे में इस नदी का, कि भाई ये हमारे हिमाचल प्रदेश हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में ये प्रवेश कहां से करती है? मारकंडा नदी। तो मारकंडा नदी भाई साहब हरियाणा में कहां से प्रवेश करेगी, कहां से करवाओगे इसको, ये बता दो आप। तो ये हमारी कटासन धरती धर श्रेणी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है, ठीक है जी, सिरमौर जिला हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। हरियाणा में इसका जो प्रवेश होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे अंबाला के काला अंब से, ठीक है। काला अंब पानीपत में भी है, लेकिन एक हमारा अंबाला में भी रहेगा। इस काला अंब से हरियाणा में क्या हो जाएगा? इसका प्रवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रवेश। और उसके बाद ध्यान रखेंगे ये कुरुक्षेत्र में जाती है, और कुरुक्षेत्र में एक झील का निर्माण करती है, और उस झील का क्या नाम हो जाएगा? सेनिसा झील। क्या हो जाएगा? सेनिसा झील। और एक गांव में वो जो तालाब है वो झील है, और वो गांव या झील कहां पे रहेगी? अरुणाई गांव में। कहां पर? अरुणाई गांव में। और ध्यान रखेंगे इसी कारण तो मारकंडा नदी का प्राचीन पुराना नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इसका जो पुराना नाम होने जा रहा है वो क्या होगा? अरुणा होगा, ठीक है। तो जो मारकंडा नदी है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले नाहन क्षेत्र है, जो कि हमारा कहां पे आएगा? बाराबन गांव, कटासन मंदिर, धरती धर श्रेणी इसी के समीप से निकलती है। हरियाणा के काला अंबाड़ा से प्रवेश करती है, कुरुक्षेत्र में अरुणाई गांव में एक सेनिसा झील का निर्माण करती है, वहीं पे अपना पानी ये गिराने का काम करती है, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद एक नदी आएगी जो हरियाणा की क्या प्राचीन काल में ऋग्वेद समय की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी इसका पानी उठाएगी और अपने साथ ले जाएगी पेहोवा से एग्जिट होके, और कहां पर? राजस्थान में। और किस नदी में गिर जाएगी? घग्गर नदी में, ठीक है मेरे भाई। अब बात आती है इसकी सहायक नदियां कौन सी होगी। ये नदी पूछ ली ना पेपर में तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखेंगे सहायक नदी कौन सी होगी, तो रण नदी का नाम ध्यान रखेंगे, बेगना नदी का नाम ध्यान रखेंगे, और एक भाई साहब नकटी, ठीक है जी, रण, बेगना, नकटी। और उसके बाद एक नदी होगी कौन सी? टांगड़ी नदी। समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई जी, इतनी बात तो हमारे क्लियर हो गई। और हरियाणा में ये 90 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर? 90 किलोमीटर बहती है, ठीक है। अब आप क्या सुनो, टांगड़ी नदी का जिक्र हुआ है, और टांगड़ी नदी का आपका आ गया ना पेपर में, गलत करके आओगे। अब देखो जो टांगड़ी नदी है ना, ये कहां से निकलती है? तो आप कहोगे जी ये मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। लेकिन ध्यान रखेंगे पंजा खेड़ा का नाम, किसका? पंजा खेड़ा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। यहां से ये नदी क्या हो जाती है? दो जलधाराओं में विभाजित। दो जलधाराओं में क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। उसके बाद ध्यान रखेंगे एक को तो कहा जाएगा उत्तरी जलधारा। क्या कहेंगे? उत्तरी जलधारा। और एक को क्या कहेंगे मेरे भाई? दक्षिणी जलधारा। समझ गए? कौन सी? दक्षिणी जलधारा। उत्तरी जलधारा है ना, ये किस नदी में गिरती है? घग्गर नदी में। और दक्षिणी जलधारा की ना बात करें ना, तो ये कहां पे मिलती है? मारकंडा नदी में। कौन सी नदी में? मारकंडा नदी में। इसीलिए तो जो हमारी टांगड़ी नदी है इसको हम ये कहते हैं कि ये घग्गर की भी सहायक नदी है और मारकंडा की भी। आई बात समझ में? क्वेश्चन रटने ना है, समझने हैं।
उसके बाद बात आती है ये जो टांगड़ी नदी है ना, इसकी सहायक नदी कौन सी है, बता दो कमेंट में आंसर। आमटी नदी, समझ गए मेरे भाई, तो इसकी सहायक नदी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे आमटी नदी, ठीक है। और आमटी नदी कहां से निकलती है, तो आप कहोगे सादौर से निकलती है, जगाधरी यमुनानगर से, कौन सी, आमटी नदी। और ध्यान रखेंगे इसको दादूपुर या शहजादपुर वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी, दादूपुर या फिर शहजादपुर वाली नदी, कौन सी, शहजादपुर वाली नदी। समझ गए, मेरी बात आई समझ में आपको। उसके बाद आगे भाई साहब कुछ नदियों का हमने कई दिनों से चर्चा नहीं की है, जैसे कि एक नदी है जिसका नाम क्या हो जाएगा, साहबी नदी। अब देखो साबी नदी का उद्गम स्थान क्या होगा, तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान का सीकर जिला, और इस सीकर जिले के अजीतगढ़ का नाम ध्यान रखेंगे और मनोहरपुर का नाम ध्यान रखेंगे, यहीं से निकलती है। ये दो गांव है और इन दो गांवों के बीच अरावली पहाड़ी या फिर आप कह दोगे पहाड़ी, यहीं से निकलती है कौन सी नदी, साबी नदी। अब इसका नाम साबी क्यों पड़ा, तो आप कहेंगे पुराने समय में, प्राचीन समय में बताया जाता है इसकी 100 सहायक नदियां हुआ करती थी, 100 सहायक नदी। उसके बाद हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, हरियाणा में प्रवेश करेगी रेवाड़ी के कोट कासिम के समीप से, रेवाड़ी के कोट कासिम के समीप से, ठीक है, इसके समीप से हरियाणा में प्रवेश कर लिया इसने। हरियाणा में प्रवेश करके टेढ़ी मेढ़ी चलती है ये, कभी राजस्थान में कभी हरियाणा में। फिर आपसे पूछेगा ये अपना स्पष्ट मार्ग कहां से चुनती है, साबी नदी अपना स्पष्ट मार्ग, और स्पष्ट मार्ग तित्रपुर मसाणी का नाम ध्यान रखेंगे, तित्रपुर मसाणी का नाम, ठीक है, यहां से स्पष्ट मार्ग से गई। उसके बाद कुताणी झज्जर, झज्जर के कुताणी में फिर से ये बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो जाएगी, खिंड जाती है नदी, कहां पर, तो ध्यान रखेंगे कुताणी झज्जर में ये क्या हो जाएगी, कई जलधाराओं में विभाजित, कई जलधारा में क्या हो जाएगी, विभाजित। और फिर जैसे ही ये नजफगढ़ पहुंचती है तो ध्यान रखेंगे नजफगढ़ में कहां पर, सोंदी नामक स्थान पर, सोंदी नामक स्थान पर ये जो जलधाराएं हैं ये आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और फाइनली नदी कहां पे जाके गिरती है, नजफगढ़ झील। और आपसे पूछेगा दिल्ली में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नाला नंबर 8 या नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है। और ये जो साबी नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे यमुना की सहायक नदी, समझ गए। अब यमुना को तो तुम सबसे पहले एग्जिट करोगे कि यमुना की तो सहायक नदी हो ही नहीं सकती, लेकिन ध्यान रखेंगे जब इस नदी का पानी अधिक हो जाता है तो पानी को कहां पे निकाला जाता है, यमुना नदी में निकाल दिया जाता है। आई बात समझ में। अब बात ये आती है कि मेरे भाई इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी होगी, ठीक है, तो इसकी सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखेंगे। इसको मिटा देता हूं और ध्यान रखेंगे जो हो सारा ही मिट गया, कोई बात नहीं। देखो जी इसकी जो सहायक नदियां है ना वो कौन सी होगी, साबी की क्या ध्यान रखेंगे, सहायक नदी। और सहायक नदी कौन सी होगी, तो आप बरकानिया का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद सोता नदी का नाम ध्यान रखेंगे, उसके बाद कृष्णावती या कसावती नदी का नाम ध्यान रखेंगे, उसके बाद दोहन नदी का नाम ध्यान रखेंगे, और एक हो जाएगी कौन सी, इंदौरी नदी, ये इसकी सहायक नदी है। और ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए साबी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मतलब नजफगढ़ नाला और नाला नंबर 8 भी ना दिया हो तो एक डाउट आपके दिमाग में हमेशा रहता है, उस डाउट का भी क्या कर देते हैं, दी एंड कर देते हैं। और वो डाउट क्या, तो ध्यान रखेंगे वो है दरसदती, ठीक है, क्या, दरसदती। तो ध्यान रखेंगे दरसदती नदी कहा जाता है किसको, साहबी नदी को। इसके अलावा एक नदी है जिसका नाम है चेतांग नदी, कौन सी नदी, चेतांग नदी, ये भी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। और ध्यान रखेंगे चेतांग नदी को भी किसके नाम से जाना जाता है, दरसदती नदी। हो गया डाउट क्लियर। दो नदियां हैं जिसको हम दरसदती नदी कहते हैं, समझ गए, चेतांग नदी हो गया और कौन सी, साबी नदी, इसको दरसदती नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो जो चेतांग नदी है ना इससे क्वेश्चन एक और आएगा, और वो क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे ये पूछ लेगा कि सरस्वती नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है, सरस्वती नदी के समांतर बहने वाली नदी, तो भाई साहब ये सरस्वती नदी के समांतर बहती है। और ध्यान रखेंगे
ये कहां पे जाके गिरती है, तो ये जो हमारी चेतांग नदी है ना, ये राजस्थान में, राजस्थान के सूरतगढ़ का नाम ध्यान रखेंगे, भटनेर का नाम ध्यान रखेंगे, यहीं पे जाके गिर जाएगी। कहां पर? घग्गर नदी में। कहां पर गिर जाएगी मेरे भाई? घग्गर नदी में। आई बात समझ में? अब देखो, जो हमारी इंदौरी नदी है, ये मेवात में इंदौर दुर्ग से निकलती है, साबी की सहायक नदी है। इसी प्रकार से दोहन नदी की बात की जाए, डोसी की पहाड़ी, भरगु ऋषि की पत्नी पोलिमा की नेत्र से, आंखों से निकलती है, 50 किलोमीटर बहने का काम करती है। कृष्णावती नदी नीम के थाना, जो हमारा राजस्थान में रहेगा, या फिर एक बार तो ये अलग भी पूछ लिया गया था, राजसमंद के जो दडिब्बा कारखाना है वहीं से निकलती है। ठीक है मेरे भाई, कौन सी? कृष्णावती नदी। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा? तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब सुरेटी, उसके बाद महेंद्रगढ़, इसके बाद रेवाड़ी, इसके बाद झज्जर, और इसके बाद आप छुच्छकवास का नाम ध्यान रख सकते हो। छुच्छकवास, इन इलाकों में जो सिंचाई की जाती है ना, वो किस नदी से की जाती है? सिंचाई कौन सी नदी से? तो मेरे भाई सिंचाई की जाती है कौन सी नदी से? कृष्णावती नदी से। समझ गए मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे, आज के दिन नदी नहीं बहती, पुराने टाइम में ऐसा होता था। आज के दिन तो पता ही नहीं है किस नदी का मार्ग था तो कौन सा था, ये विलुप्त हो चुकी है। ठीक है मेरे भाई? और ध्यान रखेंगे, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे लंबी नदी दक्षिण हरियाणा की, तो वो कौन सी होगी? हमारी साबी नदी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी और आपको क्लास पसंद आई होगी। आपने इतनी देर हमको सुना, हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी बात ये थी कि जो मैंने आपसे कल बताया था कि हमारी जो हिंदी की क्लास है वो कल से आपको मिल जाएगी। तो आज क्लास हुई थी अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बारे में भी आपको कमेंट करना, आपको क्लास कैसी लगी। क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है हिंदी की क्लास से। जिस प्रकार से आपको हरियाणा जीके रटती जा रही है, इसी प्रकार से हिंदी रटती चली जाएगी। ठीक है, एक एक दिन आपका कीमती है, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी क्लासों को इकट्ठा मत होने दीजिए। कभी ये पेपर के समय पे एक बार सारी को पढ़ लेंगे, एक बार सारी को एक दिन में पढ़ोगे, कुछ याद नहीं रहेगा। मजे से पूरे पूरे मजे लेते हुए धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दो। जैसे कि अब आप 40 मिनट यहाँ पे आ गए, अब एक्स्ट्रा आप 20 मिनट पढ़ लो हरियाणा जी के, आपका बेड़ा पार है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हिंदी पे रोज 40 मिनट की क्लास होगी, 10 से 15 मिनट खुद दे दो। हिंदी और हरियाणा जी के दी बेस्ट हो गई आपकी, समझ गए। और 40% सिलेबस कवर हो गया ग्रुप डी का, समझ गए। 25% इसका वेटेज होगा और 15% उसका हो जाएगा हिंदी का, समझ गए मेरे भाई। तो इस प्रकार से आपको डेली क्लास लेनी है, और क्लास कैसी लगी है हिंदी की वो जरूर बताना आप मेरे को। और दूसरी बात, हिंदी की क्लास कब से मिलेगी, मतलब कि क्या टाइमिंग रहेगी? हिंदी की क्लास की टाइमिंग शाम को 3 बजे रहेगी। डेली आपको 3 बजे हिंदी की क्लास अपने इसी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल लाइव मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो यही आपके लिए सूचना थी जो आपको बतानी थी कि लाइव कब मिलेगी। तो वो 3 बजे मिलेगी। क्लास को देखना, जितना प्यार आपने मेरे से दिया है उससे कहीं ज्यादा प्यार आपको ने हिंदी की क्लास को भी देना है। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, आपसे रुस्तगी लेने का समय आ चुका है और फूल मालाओं के साथ मेरे को जल्दी से विदा किया जाए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ऊर्जा, नए जोश और एक नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।